साथियों, ना मैं भोला हूं और ना ही भोला होने का दिखावा भी करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो सच हूं जो कड़वा और लोगों को जहरीला लगता हूं, क्योंकि मैं जनता के सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछने की हिमाकत करता हूं। हम भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र में हैं। पूरे भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा करते हुए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के बाद हम पहुंचे हैं वैर विधानसभा क्षेत्र में। वैर सुरक्षित विधानसभा सीट है, एससी वर्ग के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है और ये लंबे समय से सुरक्षित विधानसभा सीट है। 2028 में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में जब परिसीमन होगा तो शायद सीट बदल जाए। इसलिए इस बार कई युवा विधायक बनने की दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक देशराज जाटव आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, युवा हैं, एक ऐसे परिवार से हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार है। दादा दादी, पिता, पत्नी और खुद भी सरपंच रहे हैं और इन्हें अब विधायक बनने का सपना देख लिया है अपनी आंखों में। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी आंखों में विजन क्या है? अगर ये विधायक बनते हैं, पार्टी टिकट देती है, जनता आशीर्वाद देती है, तो ये अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे? सीधे सुनिए देशराज जाटव के मुंह से। भाई साहब, एक बार और हाथ जोड़ के दर्शकों के साथ जुड़िए। क्या कुछ सपना है आपकी आंखों में? सर्वप्रथम तो सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। हाँ, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। हाँ, बताइए। साथियों, जिस तरीके से एक विजन होता है कि हर आदमी चाहे कि मैं आगे चल के किस तरह से लोगों की सेवा करना चाहता हूं, तो मेरा भी एक विजन है कि मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ के और एक अच्छी तरीके से आप लोगों की सेवा कर सकूं। सेवा के साथ साथ आपसी जो सामाजिक समरसता है उसको अपन एक कायम रखने के लिए आगे प्रयास करें। एक नेता का काम होता है कि हम सब समाज को साथ लेके चलें और सभी समाजों को सभी समाजों का जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो हर समाज को हम साथ लेके चलें। विकास एक अलग पार्ट है, सामाजिक समरसता पहली चीज है। अब देशराज जी, सवाल ये आता है कि आपने सामाजिक समरसता की बात की क्यों है? क्या सामाजिक समरसता बिगड़ी हुई है इलाके में? अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल हर समाज में अलग अलग तरह की व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणियां आजकल सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, तो मेरा सबसे यही है कि एक हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व, एक जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी है कि वो समरसता बनाए, समाज को साथ लेके चले और सामाजिक समरसता बनाए रखें। राकेश कुमार कह रहे हैं युवा चेहरा है आप देशराज जी, नमस्कार कर लीजिए राकेश जी को। लेकिन सचिन मावई का ये कहना है गुर्जर समाज बीजेपी नहीं जीतने देगा। ऐसा क्यों सोच रहा है गुर्जर समाज? ये अपना एक व्यक्तिगत हाँ, उनके मन की बात हो सकती है। सब समाज, हर समाज, गुर्जर समाज भी बीजेपी को लाइक करता है, बीजेपी को फॉलो करता है। मेरी पत्नी नहीं, वो कहने में शायद उनसे चूक हुई है। अब वो कह रहे हैं कि गुर्जर समाज भजनलाल को नहीं जीतने देगा। तो तीसरा कमेंट उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा होगी, इनकी कोई ना कोई पीड़ा हो। जिस तरीके से लोगों ने, जनता जब अपने नेता को चुनती है और नेता का जनता से उम्मीद रखती है, उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो जनता हकदार है। जनता को भी 5 साल बाद अपनी बात कहने का, बटन दबा के कहने का अधिकार होता है। तो एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपका पहला विजन व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि सामाजिक समरसता को बनाना एक जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने यहाँ से शुरुआत की है। दूसरी कोई विकास की बात आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से? मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि एक शिक्षा का जितना अपन ध्यान देना है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आदमी की मूलभूत आवश्यकता है कि अपन को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो हमारा आने वाला कल भी अच्छा होगा और हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। क्योंकि हम शिक्षा से आने वाले कल को अच्छा अपना सिक्योर कर सकते हैं और स्वास्थ्य से पहला सुख निरोगी का है, इंसान की काया निरोगी रहे, ये बहुत जरूरी है। तो इस इलाके में, इस इलाके के क्या बहुत से इलाकों में युवाओं के लिए खेलने और बेल्ट की नौकरी की तैयारी करने के लिए कहीं कोई स्टेडियम नहीं है। आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? उसके लिए ये प्लानिंग रहेगी और वैसे भी जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है
पिछली भी सरकार हमने देखी है, तो वो युवाओं के प्रति ग्राम बहुत ही पंचायत स्तर पर स्टेडियम की योजना बनी थी, लेकिन आने वाली इस कांग्रेस सरकार ने उसको आगे तक चलाने का काम नहीं किया। जब उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं सरपंच था, तो उस टाइम माननीय वसुंधरा राजे जी ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर प्ले ग्राउंड थे। हमारे गांव में, मेरी पंचायत में भी प्ले ग्राउंड का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ था, सारा चीज था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद वो बिल्कुल बंद अवस्थे में रखा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होती है हमेशा युवाओं को आगे लाने की। बहुत दिनों बाद 2018 में चुनाव जब जीते भजनलाल जाटव, तो वह विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान की सरकार में प्रतिनिधित्व मिला। पहले वो राज्य मंत्री बनाए गए और उसके बाद 2020 में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, वो भी पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग का। आप बताइए कि उनके कार्यकाल की समीक्षा अपने शब्दों में कैसे करेंगे? सभी क्षेत्रवासियों को पता ही है, आपको भी पता ही है पत्रकार जी, जिस तरीके से आए दिन सोशल मीडिया पर लोग इनकी सड़कों की जो क्वालिटी को सड़कों की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप देखो, सड़क बन रही है, उसको एक उंगली से उखाड़ा जा सकता है मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, तो उसकी क्वालिटी को आप जान सकते हैं कि किस तरीके का काम हो रहा है। कुछ नहीं है, टोटल भ्रष्टाचार है विधानसभा में, और कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को प्रधान बनाया, क्या जनता में इस बात को लेकर के नाराजगी है? देखो, जनता में नाराजगी, जनता में तो क्या है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसका यह है कि आप जब से उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ी है, ठीक है, चुनाव जीत के वो प्रधान बनी है, मैं इस चीज का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज का करता हूं कि जब से वो प्रधान बनी है, पैर पंचायत समिति का जो प्रधान का जो कार्यालय है उसका लॉक लगा होता है। मैं भी काफी बार गया हूं, तो मैंने भी देखा है वहाँ कि प्रधान जो मंत्री जी ही काम देखते हैं, मंत्री जी काम देखते हैं, और वो पंचायत समिति का पूरा ताला लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरपंचों की पीड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने अपन दूसरे जिलों की बात नहीं करते, भरतपुर की ही बात कर लेते। कामा में जो विधायक और मंत्री हैं जायदा खान, उन्होंने अपने बेटा और बेटी दोनों को प्रधान बना दिया। नदवई विधायक ने अपने बेटे को प्रधान बना दिया। वैर विधायक ने अपने बेटे को प्रधान बना दिया। अपने रिश्तेदार को नगर पालिका चेयरमैन बना दिया। ये जो कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, क्या जनता में इनके प्रति रोष है क्या? ये तो आगे से ही चला आ रहा है कि कांग्रेस परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा देती है। कांग्रेस पार्टी का जो पतन का मेन मूल कारण है वो परिवारवाद है, और दोबारा से वही तो बहुत छोटे स्तर पर ले आए, छोटे स्तरों पर पार्षद बनाना, अपने चेयरमैन अपने बनाना, पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव में टिकट अपने लोगों को देना, प्रधान अपने लोग बनाना, ये तो कांग्रेस भाई दूसरे लोग भी तो राजनीति करते हैं, उन्हें भी तो अवसर मिलना चाहिए। भाई एक व्यक्ति विधायक बन गया, फिर मंत्री बन गया, अब उसी के घर में प्रधानी आ जाए, तो दूसरे जो लोग राजनीति में हाथ पैर मार रहे हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनको भी अवसर मिलना चाहिए। जनता में इसका रोष है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले 2023 के चुनाव में। देसराज जी, एक टिपिकल सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। आप सरपंच भी रहे हैं, सरपंच रहने के साथ साथ आप वर्तमान में, आपकी पत्नी जिला परिषद सदस्य, आपके घर में लंबे समय तक सरपंची रही है। ये जो विधायक और सांसद होते हैं, इन्हें एक निधि मिलती है, विधायक निधि, विधायक कोष कहते हैं उसे। राजस्थान में 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। मैं धौलपुर जिले में गया था, तब वहाँ एक जगह बाड़ी में लोगों का कहना था यहाँ 20% कमीशन चल रहा है, जो पैसा ये देते हैं ग्राम पंचायतों को, पंचायत समिति, नगर पालिकाओं को। जब हम गए सपोर्ट रहा, तो वहाँ एक व्यक्ति ने ऑनलाइन सीधे सवाल में कहा कि 50% तक कमीशन लिया जा रहा है। देसराज जाटव अगर वैर के विधायक होंगे तो उनका कमीशन लेने का प्रतिशत कितना होगा? देखो, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। मैंने वो दिन देखे कि जब मैं बीटेक करता था तो मैंने 500 रुपये मेरा महीने का खर्चा भी चलाया, कभी 2000 रुपये में भी मैंने खर्चा चलाया। तो मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही मेरे को वो चीज़ सिखाई गई है। चाहे मैं सरपंच रहा हूँ तो मेरे पूरी पंचायत में आप कहीं भी सर्वे करा लेना, कोई मेरे पे 1 रुपये का कोई लांछन नहीं लगा सकता। मैंने जनता के बीच में, मैं चाहता तो मैं पढ़ लिख के नौकरी भी कर लेता, लेकिन जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी, राजनीति का क्षेत्र चुना, उसको मैंने बखूबी निभाया। और ये एक नेता का व्यवहार होता ही नहीं कि आप कमीशन लेके, जिस जनता ने आपको चुना है उसको उसी से आप कमीशन खोरी करो करके, और आपको।
थोड़ी बहुत आंखों में शर्म होनी चाहिए इंसान की में। जो जनता आपको वोट भी दे रही है और फिर उससे उसी के कामों के हिस्से में आप 10, 12, 15, 20% क्या लेते हो, कमीशन लेते हो और अग्रिम और लेने लग गए। पहले दे जा, चिट्ठी ले जा, तू जाने तेरा काम जाने। 10 लाख रुपए ले जाने हैं तो 10% के हिसाब से 1 लाख दे जा, चिट्ठी ले जा, तेरे सैंक्शन हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया। ऐसे हालात राजनेताओं ने कर दिए। आपके दिल में कोई बात है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो विधायक से जुड़ी हो सकती है, पार्टी से जुड़ी हो सकती है, कोई भी बात जो खुले मन से आप लोगों से कहना चाहें। मेरा तो सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि आप जब चुनाव का वक्त आता है तो अपने पास वही नेता जिन्होंने हमारा शोषण किया है, हमसे कमीशनबाजी ली है, वो लोग फिर आपके मतलब 4 साल तो जनता से दूर रहते हैं, लेकिन लास्ट के साल में जनता के बीच में आना चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें और इनको अब आने वाले चुनाव के टाइम में आप सबक सिखाएं। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। पार्टी बीजेपी जिसे भी टिकट देगी आप उसके साथ हैं। क्या बीजेपी इस बात पर काम कर रही है कि भजनलाल जाटव को हैट्रिक नहीं बनाने देनी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है और भजनलाल जाटव जी को हैट्रिक नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल बैर विधानसभा में खिलेगा। सचिन मावई कह रहे हैं गुर्जर समाज वैर और नदवई में बीजेपी को वोट करेगा। धन्यवाद दीजिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन मावई जी। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। ये थे देशराज जाटव और मैं फिर दोहरा देता हूँ दुष्यंत की उन पंक्तियों को, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग। इस लोकतंत्र में आग सुलगती रहनी चाहिए लोगों के दिलों में, तभी ये लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा कुछ लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। देशराज जी, आपने खुले मन से बातचीत की, संवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।